ज़राअत में खुशामदीद। ज़राअत खोड़ो वसतुल्लाह खान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं। उनकी बाजियाबी के लिए सरगर्दा एक तंजीम है, रोशनी उनका एक हेल्पलाइन भी है। ये बच्चे कैसे रिकवर होते हैं, बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या काम होना चाहिए, पुलिस की ट्रेनिंग कितनी इसमें अहम है, इस पर हम प्रोग्राम में आज तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा नेवी की अमन एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं, जिसमें बांग्लादेश से भी उनके नेवल चीफ ने हिस्सा लिया, और भी ममालिक उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसकी अहमियत क्या है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। लेकिन आगाज़ तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के दौरा पाकिस्तान से। 2 दिन का ये हाई प्रोफाइल दौरा था। उसके बाद वो आज शाम गए, पाकिस्तान से रवाना हो गए। इससे पहले वो इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए। ट्रेड की बात हुई, डिफेंस डील्स की बातें हुई। पाकिस्तान में भी याददाश्तों पर दस्तखत हुई, कोई 24 याददाश्तों पर दस्तखत हुई, और दोनों मुल्कों ने कहा कि हमारा जो मौजूदा ट्रेड है कोई $1.5 बिलियन का, उसे हम आगे ले जा सकते हैं $5 बिलियन तक। तो रजब तैयब उर्दगान साहब जो हैं वो बिलाशुबा उन्होंने जिस तरह से टर्की में वो छाए रहे हैं, वहाँ की सियासत में ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। 94 में वो मेयर बने इस्तांबुल के, 4 साल तक वो मेयर रहे। उनकी पॉलिटिक्स इतनी आगे बढ़ी कि फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 9 साल तक वो वज़ीर आज़म रहे। उनकी जो AKP पार्टी है उसने अपने पैर वो जमाती गई, पॉपुलर होती गई। इस दौरान उन्होंने टर्की को ट्रांसफॉर्म किया, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। उन्होंने टर्की की जो सेक्युलर मिलिट्री है उसको सियासत से आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर किया, उसको अपनी जगह पर ले आए। और फिर वो पिछले कोई 10 साल से सदर हैं टर्की के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ वो टर्की को ले आए। फॉरेन पॉलिसी के मैदान में भी उनके पिछले 30 बरसों में टर्की बहुत मैसिवली बदला है। यूरोप के साथ वो निमटते आए, और फिर हालिया बरसों में सीरिया में, लिबिया में दूर दूर तक टर्की का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। तो आप इसको देख रहे थे, आपका काफ़ी अरसे से ये ख्याल है कि टर्की जिस तरह से खेला है अपने कार्ड, तो वो एक स्टडी है। पहले मैं पाकिस्तान कार्ड खेलना चाह रहा हूँ यार। चलें खेल लें। हाँ, ये 8वां दौरा है जनाब रजब तैयब उर्दगान का। इससे आप पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो दौरा था इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीक़े का इस्तक़बाल हुआ, और उससे अंदाज़ा हुआ कि टर्की का जो रीजनल वेट है उसको अब हम भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मसलन सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे मौजूद थे। आमतौर पे इनमें से एक जाता है, और आसफा भुट्टो जरदारी ने जो है गाड़ी ड्राइव की जी, तो इससे एक अहमियत का पता चलता है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने टर्की पाकिस्तान ट्रेड के बारे में जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर टर्किश जो सरमायाकार थे उनको माजी में कुछ तकालीफ का सामना करना पड़ा है तो हम माजरत खा हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट लाएँ यहाँ बिंदास होके, और हम आपका पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। ये उन्हें क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा कि आपको याद होगा पाकिस्तान के में एक वज़ीर आज़म गुज़रे राजा परवेज़ अशरफ, राजा रेंटल, तो उन्होंने कहा था कि जी बस लोड शेडिंग 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और फिर ज़ाहिर है वो वादा उनके गले पड़ गया। इस चक्कर में जो है वो टर्की का एक बिजली पैदा करने वाला जहाज़ था कारके, वो लाया गया। उसने कुछ बिजली जितनी बनानी थी बनाई या नहीं बनाई, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल झगड़ा हो गया था। $1.2 बिलियन का उन्होंने क्लेम किया। पाकिस्तान ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया, और फिर उर्दगान साहब ने बीच बचाव करवाया। तो उसके बाद से कुछ ऐसा लग रहा था कि टर्किश जो प्राइवेट सेक्टर है उनको उखड़ा सा है। तो ये पस मंज़र है कि शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि भाई साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप जो हैं बेफिक्री के साथ आएँ। लेकिन जहाँ तक दिफाई ताउन का ताल्लुक़ है दोनों मुल्कों के, वो ख़ासा सिग्निफिकेंट है। मसलन स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड इदारा है, असले के जो ख़रीदारी होती है पूरी दुनिया में उस हवाले से, उसके मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को असलहा देने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। 11% जो पाकिस्तान का असलहा है वो टर्किश है। मेरा ख्याल है पहले नंबर पे शायद चाइना होगा प्रॉबेबली। अच्छा, और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोई मिल्जियम साख्त का जंगी जहाज़ों का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है,
उसमें भी ये दोनों ममालिक ताउन कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें भी टर्की एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ड्रोन्स का तो आपको पता है, बैराक्टर ड्रोन, खुद पाकिस्तान भी ड्रोन्स बना रहा है, लेकिन बैराक्टर ने तो धूम मचा दी है। बैराक्टर द सक्सेस स्टोरी, तो उसकी ख़रीदारी भी पाकिस्तान जो है वो उसने की है। फिर सबसे अहम है कान तैयारे का मंसूबा। ये एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम का तकरीबन मंसूबा है। इसमें सुना ये है कि पाकिस्तान भी उसमें R&D और प्रोडक्शन के लेवल पे ताउन कर रहा है टर्की से। सऊदी अरब बड़ा इंटरेस्टेड है और इंदिया दिया है सऊदी अरब ने कि जी हम ऐसा करेंगे कि तकरीबन 100 तैयारे विजन जो 2030 है उसके तहत आपके हम ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की के जो फ़लस्तीन के बारे में ख़यालात हैं वो ख़ासे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और तुर्की 3 या 4 गिने चुने इस्लामी ममालिक में से है जिसका कश्मीर पे भी एक दो टोक मौक़िफ़ है। तो ये एक मुश्तरका चीज़ें निकल के आती हैं बेसिकली। अब अगर आप अगेन जैसे आपने पहले भी कहा, अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक गेम कैसे खेली जाती है, आप एर्दोआन और आप तुर्की से सीखें। मास्टर क्लास। यार आई एम कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। देखें 2016 में आपको याद होगा कि तुर्की में एक कू अटेम्प्ट हुई थी जी, राइट। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि मतलब हुकूमत तो अपनी जगह कि इसकी जान भी बचेगी या नहीं, राइट। इट वाज टच एंड गो। वो दिन है और आज का दिन है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आपने अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ उनसे, तो एक तो कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं, दूसरा कि आप मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, और जो सारी जो ब्रांचेस होती हैं ना एक नेशन के पावर की, इकोनॉमी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी, उनको साथ कैसे चलाते हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। अगर हम हाल की बात करें तो शाम की मिसाल हमारे सामने है, राइट। सालों तक वहां पर एक मोमेंटम बनाया। अच्छा, डोमेस्टिक प्रेशर भी उन पे बहुत था कि इतने पनाहगज़ीन आए हुए हैं, इनको निकालो, सबसे ज्यादा राइट। ही स्टेड द कॉज। और अब आप देख रहे हैं कि शाम का अगर कोई सबसे करीबी इस वक्त इत्तेहादी है तो वो कौन है, वो तुर्की ही है। अच्छा चले, सही है, हो गया। इसका फायदा कैसे उठाया जाए? तो अब जो कतर से लेके तुर्की तक और फिर यूरोप तक जो गैस पाइपलाइन बननी है वो अब मुमकिन है। अच्छा, इससे पहले शायद ये भी विजन का प्लान था कि यार कोई सी दिन ये हमारे काम आएगा। पहले आपने कतर को अपने साथ जोड़ा और यहां आपको मौका कब मिला, जब आपको याद होगा कि सऊदी अरब और UAE दोनों GCC दोनों घिरना चाह रहे थे कतर को, बल्कि ये भी बात थी कि हम ब्लॉकेड कर दी थी। पहला तैयारा कहां से आया इमदाद का? तुर्की से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो अब आप क्या देखते हैं कि कतर 3,500 फौजी भी भेजे थे, 3,500 फौजी भी भेजे थे। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं उस वक्त यार देखें आपने सऊदी अरब और GCC को खफा कर दिया, लेकिन आज क्या पोजीशन है सऊदी अरेबिया और GCC? आज पोजीशन ये है कि मार्च में एर्दोआन साहब तुर्की जा रहे हैं। ये इनका दूसरा दौरा होगा 2 साल में रियाद का। तो उसमें है कि $6 बिलियन का जो असला है, टर्किश असला, उसका सौदा भी हो सकता है। $10 बिलियन की जो सऊदी सरमायाकारी है वो ऑलरेडी 2023 के बाद से वो प्लेज हो चुकी है टर्की के अंदर। ज़लज़ला आपको याद होगा बहुत ठीक ठाक किस्म का आया था, उसमें सबसे ज़्यादा जो इमदाद देने वाला मुल्क था वो सऊदी अरब था। अच्छा, 2 तरफ़ा तिजारत, हमारी तो क्या तिजारत और क्या बात, $1.5 बिलियन की तिजारत है और हम कह रहे हैं अगले 5 साल में $5 बिलियन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब और टर्की की जो 2 तरफ़ा तिजारत है वो अगले 5 साल में $30 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। अच्छा, UAE के साथ इनकी जो पंजा छक्का था लीबिया में, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, आपको याद होगा, कोई पुरानी बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह अफ्रीका में है, सूडान में। अब इसमें अगर कोई सिंबल है तुर्की की सक्सेस का, मेरी नजर में वो है बैराक्टर ड्रोन, राइट। अब आप ये देखें कि अच्छा जहां वो देखते हैं, अच्छा मैं ये कह रहा था कि UAE जैसा, मतलब हमारे तस्वुर में नहीं था यार इतने खुली इनकी आपस में दुश्मनी है। हमने देखा कि जो UAE के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन अल नहयान, वो अंकारा में हैं और वहाँ $20 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद एर्दोआन साहब जो हैं वो अबू धाबी पहुँचते हैं
और वहाँ वो $50 बिलियन की जो डील्स हैं उन पे साइन होता है दोनों मुल्कों के दरमियान। अच्छा, अब ये खेल भी ख़त्म हो गया। कश्मीर पे दो टोक मौक़िफ़ है तुर्की का कि जी कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया। उसके बावजूद आप ये देखें कि इंडिया और तुर्की का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इस वक्त $10 बिलियन का है बायलैटरल, और उसे अभी अगले 5 साल में वो $20 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। यानी इख्तलाफ अपनी जगह, खारजा पॉलिसी अपनी जगह और तिजारत अपनी जगह। तो मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये गज़ा वाला भी, इसमें भी टर्की जो है वोकली फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल के साथ भी तजारत चल रही है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये इसमें ये एक मास्टर क्लास है ना कि कैसे आप मास्टर क्लास है। और देखिए आई मीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है। अब अगेन मैं एक और मास्टर क्लास की बात करता हूं कि देखो कोई ग्लोबल इवेंट होता है, ठीक है, अब आप उसको देख सकते हैं एज एन आउटसाइडर, या आप सोच सकते हैं कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूँ। रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, ठीक है। अब रूस की जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शन है उनकी सारी तवज्जो, सारी इकोनॉमी गियर हो गई कि यार हमने यूक्रेन को किसी तरह से काबू करना है, जिसका मतलब है कि दूसरे एरिया से उनको थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे दूंगा आपको अजरबैजान की मिसाल। दहाइयों से अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में नगोर्नो काराबाख के ऊपर लंबा फड्डा चल रहा था। हाउ डिड अजरबैजान विन द वॉर? बैराक्टर ड्रोन्स तुर्की ने सप्लाई की। अब अगर आप हाल देखें तो अजरबैजान में रशिया हाउस को उन्होंने क्लोज कर दिया है और वो कहते हैं कि जी अगर हमारे साथ कोई खड़ा है तो वो तुर्की खड़ा है। वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया जो क्लाइंट जो स्टेट्स थी यूएसएसआर की, जैसे ही मॉस्को का डायरेक्शन कीव की तरफ गई, हाँ, यहां पर एक वैक्यूम नजर आया एर्दोगान को कि अब इनकी मिलिट्री सप्लाईज कहां से आएंगी, तो अब वो उनको भी प्रोवाइड कर रहा है और फिर वो पैन तुर्किक वहां पर कार्ड वो खेला जा रहा है। लिबिया का आपने जिक्र किया। अच्छा, अगेन लिबिया में 2019 में आई थिंक ये तुर्की ने इंटरवीन किया था, आर्टिलरी भेजी, ड्रोन्स भी भेजी। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि सही हो गया, हमारा वहां पे फुटहोल्ड हो गया, बस ये खत्म है। नहीं, उसके एकदम बाद जो एक बहरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है ना लिबिया का, उनके साथ डील कर ली कि सर हम भी इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, हम भी इसमें एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो एक ही स्ट्रोक में आपने मेडिटेरेनियन में अपनी साहिली पट्टी को डबल कर दिया। इजिप्ट के साथ कितना बड़ा फड्डा था इसका। अच्छा, शाम के साथ भी उन्होंने यही किया है। और अब मेडिटेरेनियन में अपनी पावर बढ़ाने के लिए 31 नई वॉरशिप्स बन रही हैं तुर्की में। सो यू सी मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड हार्ड पावर और इकोनॉमिक पावर को मिला के सो लिबिया में प्रॉक्सी वॉर चल रही है मुत्तहिदा अरब अमारात की और टर्की की, और भी लेकिन ट्रेड जो है बिलियंस का उसकी भी एक दूसरे के बायलैटरल वो भी चल रहा है। सर सूडान में असल तो प्रॉक्सी वॉर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सूडान में है ना, क्योंकि आरएसएफ को सपोर्ट करता है यूएई जो वहां का जो बागी फौजी फैक्शन है, और सूडानीज आर्मी को सपोर्ट करते हैं कौन? तुर्की बिलखसूस। नवंबर पिछले साल में वहां पर भी बैराक्टर ड्रोन पहुंच गए बिलाखिर, और उस दिन से लेके आज तक अगर आप सूडान की रिपोर्ट्स देखें तो आरएसएफ रिट्रीट कर रहा है। अब जब सूडान की फौज ये जंग जीतेगी, आपका क्या ख्याल है कि उनकी नजरें कहां होंगी? टुवर्ड्स टर्की। पूरे सब सहारन अफ्रीका से लेकर वस्ती एशिया तक इन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस की नेटवर्क बना दी। और हमें यह पता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, अगर आप किसी मुल्क को असला बेचते हो ना, आपके ऑटोमेटिकली ताल्लुकात बन जाते हैं। आप टाइड हैं। देखें F-16, अमेरिका ने हमें भी F-16 दिए, तुर्की को भी F-16 दिए, लेकिन एक दफा दे दिए तो फिर आपको हर पहिए हर पुर्जे पे जलील करते हैं। अभी आप अगर आप देखें तो मेन जो फाइटर जेट है इज द फाइटिंग फाल्कन F-16 तुर्की का, लेकिन वहां पर इंडिजनाइजेशन चल रही है और वो कान स्टेल्थ फाइटर जेट बन रहा है विच विल रिप्लेस द F-16। तो अमेरिका ने अपनी लेवरेज वहां से खत्म की और इन्होंने अपनी इंडिजनाइजेशन शुरू की। अगर इसमें कोई सबक है कि एक तो लर्न हाउ टू अडेप्ट एंड रिएक्ट, एंड दूसरा कि इंडिजिनस मिलिट्री प्रोडक्शन के बगैर कोई गेम नहीं है दुनिया। और शायद सबसे बड़ा ये कि जिस तरह पहले उन्होंने मुल्क के अंदर उन्होंने चीजें अपनी जो है वो ठीक की, ये नहीं है कि एक इदारा दूसरे को वो जो है अंडरमाइन कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को गिरा रहा है। जब आपने वो कर लिया तो फिर आप अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द रीजन, अपना पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो टर्की पे और पाकिस्तान पे और टर्की के फॉरेन पॉलिसी पे इतना ही। एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, और वो ये है कि यार आप इनके ड्रामों को हल्का भी मत लें।
आई एम सीरियस बिकॉज दिस इज अ मेजर टूल ऑफ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन जी, ये भी साथ साथ चलता है। ठीक है। तो उर्दू मेरा सुल्तान क्या नाम था? नहीं पीटर सुल्तान दूसरा, एर्तुगरुल, वो जो बहुत मशहूर हुआ था अर्तुगरुल। ठीक है, चलें, अर्तुगरुल की भी आपने याद दिला दी। अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क के अंदर एक रोशनी हेल्पलाइन क्या काम कर रही है उसके बारे में ज़रा सीखेंगे। वेलकम बैक। 7 जनवरी को मोहम्मद सारिम अपनी अपार्टमेंट, कराची के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जहां वो उनकी रिहाइश थी, वो वहां से एक लोकल मदरसे की तरफ जाते हैं और फिर कभी घर वापस नहीं आते। 18 जनवरी को उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की अंडरग्राउंड वाटर टैंकी में मोहम्मद सारिम की लाश मिलती है। इनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। डॉन अखबार की रिपोर्टिंग के मुताबिक पोस्टमार्टम में ये जाहिर हुआ है कि मोहम्मद सारिम को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया और पोस्टमार्टम के तकरीबन 4 से 5 दिन पहले उनकी मौत हुई थी। ये सिर्फ एक केस है। अगर हम सिर्फ इस साल की बात करें, हम सिर्फ कराची की बात करें, तो कम से कम इस तरह के दर्जन केसेस सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं। जैसे अगर मैं आपको 14 जनवरी की बात बताऊं, गार्डन वेस्ट का किस्सा है कि आलियान और उनके दोस्त अली रज़ा, जिनकी उम्र 5 साल और 6 साल की थी, दोस्त भी थे और पड़ोसी भी थे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे और मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हैं और उनको अगवा करके चले जाते हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि इनका क्या बनेगा, लेकिन ये हमें पता है कि ये पैटर्न वाज़ेह है। पैटर्न ये है कि बच्चे लापता हो जाते हैं या उनको अगवा किया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद उनकी लाशें मिलती हैं। ये वही पैटर्न है जो 2018 में हमने कसूर में देखा, जहां ज़ैनब अंसारी को कत्ल किया गया और बाद में जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया तो पता लगा कि इससे पहले उन्होंने 7 और इस तरह की बच्चियों को भी कत्ल किया था। और कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिनके बारे में कभी कुछ नहीं पता लगता, जैसे कि प्रिया कुमारी। 19 अगस्त 2021 को अशूरा के रोज़ उनको अगवा किया जाता है। तकरीबन 4 साल गुजर गए हैं और अभी तक प्रिया कुमारी का हमें कुछ नहीं पता। सवाल उठता है कि इस तरह के कितने बच्चे हर साल पाकिस्तान में गुमशुदा होते हैं या उनको अगवा किया जाता है, इनका अंजाम क्या होता है और इनमें से कितने बाकायदा बाजियाब होते हैं। आज हमने दावत दी है मोहम्मद अली साहब को। आप रोशनी हेल्पलाइन के बानी भी हैं और मेरे ख्याल है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। और रोशनी हेल्पलाइन के बारे में अगर मैं आपको मुख्तसरन बताऊं तो ये 2003 में कायम हुई थी और इसका मकसद है, बुनियादी मकसद था जो गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी, और उस दिन से लेके आज तक 12,000 से ज़ायद मिसिंग चिल्ड्रन को अपनी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट किया है। इसके साथ साथ पुलिस की ट्रेनिंग, बच्चों के हिफाजत पर के कवानीन पर लॉबिंग और उन पर काम करना, और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कम्युनिटी में काम करना और लोगों को ये शऊर देना, ये लोगों को सिखाना कि हम अपने बच्चों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। अब अदाद शुमार और इन सारे सवालात पर आने से पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ कि रोशनी हेल्पलाइन कायम करने के पीछे भी तो एक कहानी है, वो क्या है? देखें जी, मैं 1988 से एक सोशल सेक्टर का हिस्सा हूँ। शुरू से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनसे मुतल्लिक़ हकूक़ से आगाही के काम में मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता रहा हूँ। जब 1999 में एक शख्स था जावेद इकबाल, जिसने पाकिस्तान में क्लेम किया कि उसने 100 से ज़ायद बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया है, तो मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं उससे ये बात करूं, जाके पूछूं किसी तरीके से। तो एक चांस बन गया उससे मुलाकात का, मेरा जेल में मुलाकात हुई उससे मेरी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने ये कहा कि मैंने जो है वो 100 बच्चे मेरे पास नहीं आए थे, बच्चे तो ख़ुद मिल जाते हैं पाकिस्तान में आसानी से। मेरा गेम सेंटर होता था, वहाँ रोज़ाना बच्चे आते थे खेलने के लिए गेम, और रोज़ाना 2-3 बच्चे ऐसे होते थे जो वापस नहीं जाते थे, तो मेरा वो शिकार होते थे। तो अब बात ये थी कि जावेद इकबाल ने आया कि शहर लाहौर के अंदर बीचों बीच 100 से ज़ायद बच्चों का कत्ल कर दिया, वो गायब कर दिए, उसको तेज़ाब में बहा दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? आया कि क्या मसला ये था कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया, इसलिए काम स्टार्ट किया कि कोई भी बच्चा अपने वालिदैन से अगर राब्ते में ना हो,
घंटों से, दिनों से, महीनों से, इट मीन्स कि वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो वो किसी नदी नाले में गिर सकता है, उससे ट्रैफिक किया जा सकता है, उसको जिनसी ज़्यादती के लिए उठाया जा सकता है, या वो किसी और जराइम पेशा नासिर के हत्थे चढ़ सकता है। जावेद इकबाल ने भी जिन बच्चों को शिकार किया उनकी उम्रें 12 साल से बिलो 18 के एज ग्रुप के ब्रैकेट में थी। और अगर आप हमारा डेटा देखें सन 2024 का उठा के देखें कि पूरे पाकिस्तान में 3070 केसेस रूनुमा हुए हैं गुमशुदा बच्चों के, और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो 11 साल से 15 साल के दरमियान 1856 केसेस हैं, और ये सब के सब बच्चे जो हैं मेल चाइल्ड हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादातर मेल चाइल्ड है। तो अब आप देखें कि मेल चाइल्ड जो है वो एक्सेस है उसका मार्केट में आसानी से, उसका चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यूज़ हो रहा है, उसका मुख्तलिफ और एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से उसका यूज़ हो रहा है। तो इस वक्त जो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो यही है कि इस वक्त मेल चाइल्ड पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बिलो 18 है उसको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से दूसरे जराइम में भी हो रहा है। अच्छा, अब आपके अदाद शुमार मेरे सामने भी हैं, तो ये 2024 का डेटा है और ये पूरे पाकिस्तान का डेटा है। जैसे आपने कहा 3070 बच्चे और बच्चियां गुमशुदा हुए हैं एक साल में। हाँ, एक साल में। ये हैं जो केसेस रिपोर्टेड हैं, जो आप तक पहुंचते हैं या मीडिया तक पहुंचते हैं या पुलिस तक पहुंचते हैं। इनमें से कितने बाजियाब हो? देखें 3070 में से कोई लगभग 3000 के करीब बच्चे बाजियाब हो गए। स्टिल अभी तक कोई 45 बच्चे अभी मिसिंग हैं। 34 बच्चों की डेड बॉडी मिली है जनवरी टू दिसंबर 2024 में, और ज़्यादातर डेड बॉडीज़ जो मिली हैं वो जिनसी ज़्यादती के शिकार हो गए, मारा गया उनको, और वो ज़्यादातर बच्चे जिनसे मानूस थे उनका शिकार बने वो। सॉरी, आपने क्या कहा? 3000 बच्चे रिकवर हुए? नहीं, 3070 में से 2091 बच्चे रिकवर हो गए। मतलब मेजॉरिटी रिकवर हो गए? मेजॉरिटी। और उसमें आपकी तंजीम इन्वॉल्व थी या मतलब ये कोई सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम आपके पास है, या ये अगेन ये भी रिपोर्टेड फिगर्स हैं? देखें, ये सारे जो 3070 केसेस हैं ये रिपोर्टेड केसेस हैं, और ये रोशनी हेल्पलाइन 1138 को डिफरेंट रिसोर्सेज से रिपोर्ट हुए। कुछ केसेस जो एक मेजॉरिटी ज़्यादातर केसेस हमारे वॉलंटियर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा, हमारे केस वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा उसको रिकवर करवाने में, और कुछ केसेस ऐसे थे जो शेल्टर से रिकवर हुए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां मिसिंग चिल्ड्रन को रिपोर्ट किया जाए या वालिदैन को ये गाइडेंस दी जाए कि गुम होने के बाद 1 2 3 स्टेप्स कौन से वो लेने होते हैं। ज़्यादातर ये बताऊँ मैं आपको, 3070 बच्चों में से 88% वालिदैन सबसे पहले जादू टूना करने वालों के पास गए। ठीक है ना वो किसी करीबी थाने में गए, ना वो हम जैसे किसी इदारे में रिपोर्ट करा उन्होंने, और उनमें से अभी तक हमने जो है कोई 12,000 से ज़ायद बच्चे रिकवर किए हैं सिंस 2003 से। हम ये गारंटी से कहते हैं इस बात को, लोगों को समझाते भी हैं कि एक बच्चा भी किसी जादू टूना करने वाले या पीर की वजह से नहीं मिला, तो आप ना जाएं उनके पास। लेकिन फिर भी चूंकि वो नहीं मानते और जाते हैं, तो ये अलमिया है, और जो क्रूशल टाइम होता है बच्चों की तलाश का वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, क्रूशल टाइम कितना? 48 घंटे पहले? 48 नहीं, देखें, अगर बिलो 10 ईयर्स बच्चा है तो वो हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो एक डेंजरस केस है। अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा गायब हुआ है तो फिर आप समझ लें कि अगर वो चंद घंटे में उसका कोई रिस्पांस नहीं आया मिलने का तो वो एक ख़तरनाक केस हो गया। जैसे कि आप सारिम का केस देखें, आप चंद घंटों में रिपोर्ट उसका नहीं पता चला, बेचारे को मार दिया गया उसको, या उसकी डेड बॉडी। आपने अभी जिक्र किया कि जो 1 2 3 होती हैं उनके बारे में भी लोगों को नहीं पता। यहाँ पर हम वक्फा लेते हैं और फिर ज़रा हमें भी समझा कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे किसी को इस तरह का वाक़या पेश होता है, उनके पास क्या रिसोर्सेज है? स्टेप बाय स्टेप। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले मोहम्मद अली साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गुमशुदा हो या लापता हो तो किया जाए, और आपने कहा था कि 1 2 3 के स्टेजेस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि क्या होते हैं ये स्टेज? लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई बच्चा खो जाए, गुम हो जाए, घर से चला जाए या वो अगवा हो जाए, तो फौरी तौर पे वालिदैन को जो फौरी तौर पे स्टेप्स लेने चाहिए, जो काम करने चाहिए ज़रूरी, वो ये है कि अपने इलाके की मसाजिद में ऐलान करवाएं उसका, और सबसे पहला काम ये करें, ऐलान के बाद करीबी थाने में जो उनके हदूद का थाना, वहाँ जाकर रिपोर्ट करवाएं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं जब वो वायरलेस पे मैसेज चलता है तो वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुआ हुआ मिल जाता है।
एक तो ये फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो वहाँ बच्चे के क्वाइफ बताते हैं, तस्वीर देते हैं, एज बताते हैं, उसका स्किन कलर और ये सब कुछ बताते हैं। तो इससे वो पूरा डेटा वहाँ पे कंपाइल हो जाता है, ठीक है ना। और जो मुतल्लिका अफसर है, ड्यूटी अफसर है, उसको इसरार करें कि इसको रिपोर्ट करें FIR की सूरत में, ठीक है ना। अब दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप फौरी तौर पे जो है जितने भी आपके करीबी जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, शेल्टर्स हैं, उनको जाके वहाँ पे बच्चे की तस्वीर दिखाएं, वहाँ पे चेक करें। लेकिन एक काम ये होता है, अमूमन जो हमारी असेसमेंट में ये आया है कि बच्चे को करीबी थाने में रिपोर्ट करने के बजाय वो चले जाते हैं, कोई ना कोई उनको गाइड कर देता है कि किसी आमिल, पीर, जादू टूना करने वाले के पास चले जाएं। तो ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए करीबी थाने में रिपोर्ट करें, रोशनी हेल्पलाइन 1138 पे रिपोर्ट करें, प्राइम मिनिस्टर का डिलीवरी पोर्टल है, वहाँ पे बाकायदा रिपोर्टिंग का सिस्टम बना हुआ है। मतलब जहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट करें। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर बच्चा छोटा है तो जितनी जल्दी हो सके उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर उसको जल्दी रिपोर्ट नहीं किया है तो फिर मसला बन सकता है आगे जाकर। देर ना करें। अच्छा, अब 12,000 बच्चे 2003 से लेके आज तक आपके इदारे, सिर्फ आपके इदारे की तवज्जो से बाजियाब हुए हैं, क्या पैटर्न नज़र आता है? क्योंकि एक सोच है हमारी कि ज़ाहिर है कि जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उनको तो फिर मोहम्मद सालेम और ज़ैनब अंसारी की तरह अक्सर कत्ल भी किया जाता है। और क्या हो रहा होता है? क्या फोर्स्ड लेबर है, ट्रैफिकिंग है, बेगर्स माफिया है, क्या है? देखें, एक तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गुम हुए हैं, मैंने आपको बताया ना, 15 साल से लेके 14 साल से लेके बिलो 18 तक का एज ब्रैकेट है। अब ये जो बच्चे रनअवे हो रहे हैं ज़्यादातर, चूँकि गुर्बत का लेवल उस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि हर घर से एक आध बच्चा बागी हो जाता है, या तो उसके ये बागी होने वाली उम्र है 14-15। और आप उस एडोलेसेंट एज में, अब देखें ना, अगर आपके बच्चे 3 से 4 बच्चे हैं एवरेज, अगर फैमिली साइज देखें, तो आप ये समझते नहीं है उसकी साइकोलॉजी को, उसकी मेंटालिटी को, कि कोई एक बच्चा हो सकता है बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चाहता हूँ, लेकिन आप ये समझते नहीं, आप उनकी दाल रोटी के लिए सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस वजह से कोई ना कोई जब घर से निकलता है ना, तो वो जावेद इकबाल जैसे किसी जराइम पेशा नासिर के हत्थे चढ़ जाता है, किसी सेक्सुअल मैनिक बंदे के हत्थे चढ़ जाता है। तो ये वालिदैन को पता नहीं होता है कि अगर हम उसको रोज़ाना 50 रुपये दे रहे हैं और वो 250 रुपये 200 रुपये की चीज़ें खा रहा है, तो वो कहाँ से खा रहा है? तो ये बिल्कुल हम देखते कर रहा है ना उसकी। फिर जब आप पूछते हैं तो जी आप कोई बच्चों को टाइम दिया करें, जी हम बिल्कुल टाइम देते हैं सर, टाइम ज़रूर देते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं देते, ठीक है ना। आप तो कोशिश करते हैं बच्चा मोबाइल में मसरूफ़ रहे, बच्चा, आप रात को, आप सुबह में सो रहे होते हैं, सुबह 6 बजे मैं देखता हूँ बच्चे छोटे छोटे डबरोटी लेने जा रहे हैं, अंडे लेने जा रहे हैं, रात को 10-11 बजे सामान लेने जा रहे हैं, वालिदैन घर में बैठे हुए हैं। तो पहली गलती या कोताही जो है वो वालिदैन के हैंड से ही होती है। दूसरी बात यह कि आप देखें ना, आप कीमती कार ख़रीदते हैं अपने लिए, उसको खड़ा करने के लिए आप एक गैरेज बनाते हैं, उसमें ट्रैकर लगाते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए, अपने कीमती कागजात, अपने जेवरात को लॉकर में रखते हैं कि वो चोरी ना हो जाए। लेकिन वो सबसे कीमती दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है औलाद की शक्ल में, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से आप बिल्कुल गाफिल हैं। तो देखें, पैटर्न यही है कि देखें, ये जो अब इस वक्त एज ग्रुप है मेल चाइल्ड का, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे पर है। ये ऐसे जराइम पेशा नासिर ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं जिनके पीछे कोई अडल्ट सुपरविजन ना हो। जावेद इकबाल भी ये कहता था कि मेरे गेम सेंटर में ऐसे बच्चे आते थे जो सारा दिन बैठे रहते थे, लेकिन कोई पीछे आता ही नहीं था उनके। वो बच्चे आसानी से अवेलेबल थे, मैं कुछ भी उसके साथ करूं और मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी करता था। हमने तो यहाँ तक देखा है कि गाँव में अगर कोई बच्चे को, एक हमने सरगोदा डिवीज़न का एक केस था, हम गए तो पता चला बच्चे की डेड बॉडी मिली। हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता किया तो पता चला कि उस बच्चे को मोटरसाइकिल पर चक्कर खाने का शौक था। वो नहर पे नहाने जाता था दोपहर के बाद जाके, स्कूल के बाद, वहाँ पे कोई अडल्ट आता था, उसको ये बात पता चल गई, उसने उस बच्चे को एंगेज रखना शुरू कर दिया, तो उसको चक्कर भी खिलाया, फिर उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के आगे वायरल करके सेल कर दी उसको। ये कितना होता है? क्योंकि यही एग्जैक्ट चीज़ हमें याद है हुसैन खान वाला, कसूर के ज़िला कसूर में जो एक गांव था, हुसैन खान वाला के केस में, सरगोदा में भी इस तरह का केस देखा है, KP में भी इस तरह का केस देखा है, हाल में मंडी भाउद्दीन में हुआ है। बिल्कुल। क्या हुआ है वहाँ? देखिए, मंडी भाउद्दीन में हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, उनकी वीडियो बनी है और फिर वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमें किसी ने इतला की, क्योंकि हमारा 1138 हेल्पलाइन नंबर पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो जब हमने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम तैयार की, मंडी भाउद्दीन का इलाका है फैज़ाबाद, हम जब वहाँ गए और वहाँ जाके हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग की तो पता चला कि 4-5 बच्चे तो सामने आ गए
कि उनके साथ ज़्यादती भी हुई, उनकी वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाने के बाद उनको कहा गया कि ये वीडियो वायरल करेंगे वरना घर से चीज़ें लेके आओ। एक बच्चा घर से जेवरात उठा के ला के दे दिए, एक ने 75,000 चोरी किए घर से, और फिर उनके साथ ज़्यादती होती रही। उसके बाद ज़्यादती से मतलब आपका है रेप हुआ? जिनसी ज़्यादती उसके बाद, यानी कि रेप है ना? जी बिल्कुल, जिनसी ज़्यादती, रेप, सेक्सुअल उसका शिकार हुए। उसके बाद वो वीडियो वायरल भी कर दी गई। उस वायरल होने के बाद उन बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, इलाके में उनका चलना फिरना बंद हो गया क्योंकि बहुत मसले बन गए। वो कुछ असर वसूख वाले लोग थे, उनका ये धंधा 1.5-2 साल से चल रहा था वीडियोस बनाने का। तो लकीली जब हम लोग पहुँचे तो जो इलाके के DPO थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और उनको हमने बताया तो उन्होंने बाकायदा FIR भी काटी, 4 FIR कटी, बंदे भी गिरफ्तार हुए। लेकिन अभी भी अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जब से रोशनी हेल्पलाइन ने काम शुरू किया तो हमने कोशिश ये की थी कि रिपोर्टिंग का मसला जो होता है ना, ये थाने का जो रोजनामचे का रजिस्टर होता है, तो अमूमन प्रैक्टिस ये थी 2000 से पहले जब हम काम स्टार्ट नहीं किया था कि रोजनामचे में गुमशुदा बच्चे की एंट्री कर दी जाती थी। रोजनामचे में तो शनाख्ती कार्ड की एंट्री होती है जो गुम हो जाता है और उसकी कॉपी बन जाती है, लेकिन बच्चे की कॉपी तो नहीं बनती ना। तो उस बच्चे के केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट ही नहीं किया जा रहा था। अब रोजनामचा जो 155 की रिपोर्ट होती है, उस 155 की रिपोर्ट पे कानूनी तौर पे पुलिस जो है वायरलेस कंट्रोल पे इतला कर सकती है, ऐलान कर सकती है, शोरगुआ का इश्तहार निकाल सकती है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकती, मां सिवाय इसके कि कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको इजाजत ना दे। ऐसा कभी हमने होते देखा नहीं। तो हम ये कहते थे कि रजिस्टर 155 की रिपोर्ट का केस नहीं, ये 154 का केस है, FIR का। आप डायरेक्ट FIR करें, तफ्तीशी अमल फौरी शुरू करें। अगर जावेद इकबाल की 2-3 FIR कट जाती और तफ्तीश शुरू हो जाती तो शायद वो 100 बच्चों तक पहुंचता ही नहीं। तो देखें ना, ये निगलेक्ट इशू था। तो हमने कोशिश करके पूरी लॉबिंग की, पार्लियामेंट के साथ हमने पार्लियामेंटेरियंस के साथ लॉबिंग की। उसके बाद सन 2019 में हमारी एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, अभी भी ज़ेर समाअत है। कुछ उसकी वजह से, कुछ लॉबिंग की वजह से एक हमने लॉ ड्राफ्ट करके दिया हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को, और वो लॉ जो है सन 2019 दिसंबर को पुट अप हुआ असेंबली में। 2020 जनवरी को ये अनअपोज पास हो गया, जिसका नाम है ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट। उस एक्ट के तहत अब मिसिंग का वर्ड उसमें डाल दिया गया, किडनैप, अबडक्ट और मिसिंग। तो अब वो मिसिंग का वर्ड जो है आने के बाद अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। इस एक्ट के तहत अगर कोई FIR नहीं काटेगा तो अवॉइड करेगा तो सजा भी है और जुर्माना भी है। अच्छा, आपकी हेल्पलाइन 1138 ये कॉल सेंटर है, पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं? बिल्कुल, आप पाकिस्तान में किसी हिस्से में भी मौजूद हो, किसी इलाके में भी खड़े हो, विदाउट कोड डायल किए आप अपने मोबाइल से 1138 डायल कीजिए, वो हमारे कॉल सेंटर में जाएगा। वहाँ 24 घंटे जी 247 है। उसके बाद ये होगा कि हमारा जो एक्सपर्ट स्टाफ होगा वो केस को जानने की कोशिश करेगा कि हम, चूंकि हमारा मैंडेट जो है बिलो 18 का है कि हम बिलो 18 के केसेस लेते हैं, तो पहले हम मैंडेट और नॉन मैंडेट को चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि आया कि इस केस के सर्कमटेंसेस क्या हैं, आया कि इसमें मदद क्या चाहिए फौरी, क्या वो थाने जा रहे हैं, FIR नहीं कट रही है, आया कि FIR कटी उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो फिर ये जब लाइन ऑफ एक्शन तय होता है तो फिर हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा पुलिस के साथ एग्रीमेंट है, तो पुलिस ने फोकल पर्सन्स नॉमिनेट किए हैं। तो अगर कोई बुरे वाला में केस हुआ तो हम यहीं से बैठे बैठे 15 मिनट लगेंगे, बुरे वाले में FIR दर्ज करवा देंगे। बहुत खूब। मोहम्मद अली साहब, बहुत माजरत, अभी मैं आपकी वॉलंटियर नेटवर्क के बारे में भी पूछना चाह रहा था, लेकिन हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम आपको दोबारा भी दावत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर रोशनी हेल्पलाइन का नंबर है 1138। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ रब्ता करें, और जो मोहम्मद अली साहब ने जो 1, 2, 3 के स्टेप्स बताए हैं उन पर अमल दरामद भी करें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। 11 फरवरी को कराची में पाकिस्तानी बहरिया की 5 रोज़ा जंगी मश्क अमन 2025 इख्तिताम पजीर हुई। ये मशक़ें हर 2 साल बाद होती हैं और कई दफ़ा हो चुकी हैं। इनका मकसद अपनी जंगी सलाहियतों की आजमाइश और इजहार तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी है और बहरी क़ज़ाक़ी है बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई समंदरों में, उसके तदारुक के लिए भी बैनुल-अक़वामी ताउन के नित नए तरीक़ों पे गौर किया जाता है। ये जो अमन 2025 थी, इसकी तफसील में पढ़ रहा था, लगभग 60 ममालिक को
इस बार मदु किया गया और बांग्लादेश 9 बरस बाद इस मश्क में शामिल हुआ। इसके अलावा चीन की भी बहरी नुमाइंदगी थी और अमेरिका की भी बहरी नुमाइंदगी थी। हमारे साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब मौजूद हैं, जो बहरी उमूर के माहिर में ज़ाहिर है। तो शाह साहब, मैं ये जो लिस्ट है 60 ममालिक की, ये जब पढ़ते हुए मुझे एक जहन में सवाल आया कि कुछ लैंडलॉक ममालिक भी इसमें शामिल थे जिनका समंदर से बड़ा दूर है फासला, जैसे नेपाल है। तो ये फिर किस बुनियाद पे इंतखाब किया गया कि ये ममालिक जो हैं शामिल होने चाहिए? जी देखिए वसतुल्लाह साहब, ये जो समंदर है ना, ये एक मुश्तरका असासा है इंसानियत का, और ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। इससे सब हर कोई फैज़ उठा सकता है और इस पे होने वाले तमाम चैलेंजेस और थ्रेट्स हैं वो सबको अफेक्ट करते हैं। ये जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, इनको भी समंदर तक रसाई का हक हासिल है अपने उन नेबर्स के थ्रू जिनके साथ समंदर लगता है। इसीलिए आप ये नोट करेंगे कि हम अवान ट्रांजिट ट्रेड के पाबंद हैं, उनको ये ट्रांजिट ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह जितनी भी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो सब अपने अपने नेबर्स के थ्रू समंदर को रसाई हासिल कर सकते हैं, ये उनका हक है। और समंदर पे होने वाली चीज़ें क्योंकि उनको भी अफेक्ट करती हैं, उनकी भी ट्रेड इससे अफेक्ट होती है, उनकी भी मईशत अफेक्ट होती है, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं कि किसी भी ऐसे फोरम पे वो जाएं जहाँ पे उनके हक में भी बात हो रही हो। तो ये बिल्कुल नेचुरल है उनके लिए भी कि वो इस अमन डायलॉग और अमन एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा एडवर्ड साहब, ये जापान ने भी शिरकत की क्या? जी, जापान ने भी शिरकत की। ठीक है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारत की जो क्वाड मालाबार एक्सरसाइजेज हुई थी हाल ही में, क्वाड से मुराद ये है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समझौता, स्ट्रेटेजिक समझौता। मकसद सीधा सीधा ये है कि चीन का घेराव कैसे किया जाए। तो इसमें इन मशकों में जापान थे, अमेरिका थे, आपकी मशकों में भी जापान भी थे, अमेरिका भी थे, और चीन भी था, जाहिर है। अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, जाहिर है कि उसकी एक मैरी टाइम जो बॉर्डर है, फ्रंटियर है, फिर ब्लू वाटर नेवी के चक्कर में भी वो है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह भी करता है। तो उसको कभी आपने दावत दी या उन्होंने इनकार कर दिया, कभी ऐसा कुछ हुआ? देखिए वसतुल्लाह साहब, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये रेसिप्रोसिटी पे होती हैं। और ये जो पाकिस्तान का अमन इनिशिएटिव है ना, ये बेसिकली इसके नाम से जाहिर है कि ये अमन के लिए है। ये बेसिकली जो समंदर पे चैलेंजेस हैं और थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको मिलकर निगोशिएट करने के लिए। इसका जो ओवरऑल थीम है वो भी टुगेदर फॉर पीस है, यानी अमन के लिए सबका साथ। तो अगर इसमें कोई आना चाहता है, तो अगर कोई इसकी अहमियत समझता है तो वो ज़रूर इसमें आना चाहेगा। 28 मुल्कों से शुरू हुआ और आज 60 मुल्क पहुंच गए। तो क्यों पहुंच गए? इसलिए कि वो इसकी अहमियत को समझते हैं और इसमें आना चाहते हैं। अब अगर उनकी क्रिकेट टीम ही पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो आप उनके मतलब हायर अप्स के बारे में क्या बात करेंगे? पाकिस्तान ने तो हमेशा खुले हाथों से उनका इस्तकबाल किया। अभी SCO में आप देखें कि उनके वजीर खारजा है, पाकिस्तान ने अपना पूरी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, लेकिन जाके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में आने की इजाज़त नहीं दी। और PCB ने मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि भाई अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। ये रेसिप्रोसिटी पे होती हैं सारी चीज़ें। तो अगर हमारी तरफ से उनको दावतनामा मौसूल होना चाहिए तो उसके लिए उनको ये माहौल बनाना चाहिए। फेयर इनफ, ताली दो हाथ से बजती है। अच्छा फैसल साहब, अब जैसे आपने कहा कि 28 से 60 तक ये बात पहुंच गई है, एक बहुत अच्छी बात है। अब जाहिर है कि ये है तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, लेकिन इनके डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स और रेपरकशंस भी होते हैं। तो अभी वसत भारत की बात कर रहे थे, मैं बांग्लादेश की बात करना चाह रहा हूँ। आपकी नज़र में ये कितनी सिग्निफिकेंट बात है कि तकरीबन 1 दिहाई बाद बांग्लादेश ने इन एक्सरसाइजेज में शिरकत की है? जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि उनके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ तशरीफ लाए जी। इस एक्सरसाइज अपने डेलीगेशन को उन्होंने लीड किया और उन्होंने आके बड़ी वाज़े तौर पे यहाँ पे बातें की और उन्होंने जो अपना विजन है
जो अपनी तरफ के चैलेंजेस और थ्रेट्स हैं उनका जिक्र किया, और सब लोगों ने मतलब फर्स्ट हैंड उनसे ये चीज़ें सुनी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश की जो डेलीगेशन है उसको उनके चीफ ने हेड किया, और तकरीबन 9 साल बाद वो पाकिस्तान में आए और आके उन्होंने ये बातें की। इससे पहले आप देखें कि ये शुरू होने से पहले वो पहले ही आ गए थे और उन्होंने तमाम सर्विसेज चीफ से, चेयरमैन जॉइंट चीफ से, इन सब से भी मुलाकातें की। तो ये बहुत अच्छा आगाज़ है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का। अच्छा एडमिरल साहब, ये मैंने जो पढ़ा वो ये है कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल थी ये मशक़ें, यानी 2 दिन सेमिनार्स और सकाफ़ती और खेलों की सरगर्मियों के लिए वक्फ थे, और आखिरी जो 2 दिन थे वो खुले समंदर में जंगी मशक़ें वगैरह जो थी। अच्छा, इन दोनों मरहलों में कुछ ममालिक ने हिस्सा लिया या तमाम ममालिक ने हिस्सा लिया? देखिए, जो जहाज़ आए ना वो तो कुछ ममालिक के आए, यानी तकरीबन 13 जहाज़ों ने जो दूसरी मुल्कों के नेवीज़ थी उन्होंने हिस्सा लिया। बाकी उसमें 15 जहाज़ हमारे भी थे और कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी थे। तुर्की का एयरक्राफ्ट भी आया। लेकिन जो डायलॉग था जो 2 दिन पहले हुआ, जो कि पहली दफ़ा मुनक्किद किया गया, इससे पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी नॉर्मल एक, और हर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आके अपने मुल्क के तरफ से ख्यालात का इज़हार करते थे। लेकिन इस दफ़ा बाकायदा चीफ्स ऑफ नेवीज़ और हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आए और उन्होंने आके ख़ुद एड्रेस किया इस डायलॉग को। तो डायलॉग का मतलब है गुफ्तगू करना, बातचीत करना। तो उन्होंने ख़ुद आके अपना विजन और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वो समझते हैं कि चैलेंजेस और थ्रेट्स उनके इलाके में, उनका जिक्र किया, अपने एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया। और ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मरहला था। तो उसमें तो डायलॉग में तो जाहिर बात है कि सबने पार्टिसिपेट किया। शिप्स और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स सबके तो नहीं आए, लेकिन उनका जो मुजाहरा था, अमली मुजाहरा, जो कि एक जॉइंट एफर्ट थी ये दिखाने के लिए कि भाई जो हमने बातें की हैं अब उनको अमली जामा भी पहना सकते हैं मिलकर, वो सबने देखा जाके सी में। अच्छा शाह साहब, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि हम जानते हैं कि इंडियन नेवी का एक एम्बिशन है इंडियन ओशन को डोमिनेट करने का, तो अब ये टुगेदर फॉर पीस 60 मुल्क ये मशकें, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा उनको रियलिटी चेक होगा? देखिए, उनको रियलिटी चेक होना चाहिए। उनकी जो ज़्यादातर मशकें हैं वो हमें पता है कि एक मतलब चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए हैं, और इसीलिए वो कभी इधर अलाइंस बनाते हैं, कभी उधर अलाइंस बनाते हैं, और फिर वो इंडियन ओशन में अपनी जो है वो अथॉरिटी को बेसिकली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सी पे जो भी चैलेंजेस होते हैं वो कोई एक मुल्क उसको डील नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसको मिल के करना पड़ता है, उसको तमाम मुल्कों का साथ चाहिए होता है, और ये सब मिल के काम कर सकते हैं क्योंकि वो चैलेंजेस भी मुश्तरका होते हैं। अब कुछ चैलेंजेस तो पहले से चले आ रहे हैं, यानी कि आपने भी जिक्र किया, पायरेसी है, बहरी कज़ाकी है, स्मगलिंग है, टेररिज्म है, इलीगल फिशिंग है, ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग है। फिर कुछ अब नए चैलेंजेस आ गए हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, एक बड़ा इफेक्ट है जो कि इंडियन ओशन में महसूस किया जा रहा है। उसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है, साइबर स्पेस है, उनका वो अगर किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग जाए तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, समझने की बात यह है कि अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो कि इससे जुड़ा हुआ है इस सारे कॉन्सेप्ट से, और वो है कि है जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। वाह, बस और मेरा ख्याल है कि बस यहाँ पर ही बात खत्म है। शेयर्ड प्रॉब्लम्स नीड शेयर्ड सॉल्यूशंस। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए।